हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे साइंस जीके फिजिक्स का न्यूटन्स के गति के नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस का 110 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस है और इसका है पार्ट 1। इसको हम लोग 2 भाग में कंप्लीट करेंगे। और किसी भी अपडेट के लिए आप हमारा ये जो व्हाट्सअप नंबर है इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं 8622904250। हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं MG मनीष गुरु, और फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं MG मनीष गुरु फेसबुक पेज है किसी भी अपडेट के लिए। चलिए तो शुरू करते हैं। न्यूटन्स के गति के नियम। पहला क्वेश्चन है, कारों के ब्रेकिंग पैड में डैश के गुण का उपयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, घर्षण का सकारात्मक प्रभाव। कारों के ब्रेकिंग पैड में घर्षण का सकारात्मक प्रभाव के गुण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य डैश होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, हमेशा ऋणात्मक। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बल। बल इसका सही उत्तर होगा। और बल बराबर क्या होता है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण। बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई वस्तु सतत चाल से गति करती रहती है जब तक उस पर कोई डैश न लग रहा हो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कोई वस्तु सतत चाल से गति करती रहती है जब तक उस पर कोई बल न लग रहा हो। नेक्स्ट है, झूले पर बैठे लड़के की गति डैश होती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, आवृत्ति। झूले पर बैठे लड़के की गति आवृत्ति होती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए थे कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। अगला क्वेश्चन है, रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है। रॉकेट लॉन्चिंग, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन की गति के तृतीय नियम, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर आधारित है रॉकेट लॉन्चिंग। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन की गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष क्या था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 1687। न्यूटन की गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष था 1687, 1687। अगला क्वेश्चन है, बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यातित किया जाता है। बल के परिभाषा को, ये पॉइंट आउट कीजिएगा इसको, बल के परिभाषा को। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन की गति का पहला नियम, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के आधार पे बल की परिभाषा को व्याख्यायित किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, एक 70 केजी का आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 केजी के आदमी को धक्का देता है। 50 केजी वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धकेलता है। तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 50 न्यूटन बल से। 50 केजी वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को 50 न्यूटन बल से धकेलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गति का दूसरा नियम डैश से संबंधित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, संवेग से। गति का दूसरा नियम संवेग से संबंधित है। संवेग बराबर होता है मोमेंटम बराबर मास इंटू वेलोसिटी। संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग। नेक्स्ट है, मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर डैश के कारण हटता नहीं है। मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर डैश के कारण हटता नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जड़त्व के कारण। मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर जड़त्व के कारण हटता नहीं है, इनर्शिया के कारण।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविचलित वस्तुओं के आराम में रहने या समान वेग से चलने की प्रवृत्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जड़त्व कहते हैं। अविचलित वस्तुओं के आराम में रहने या समान वेग से चलने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये जितने भी प्रश्न हैं ये सभी बेस्ड ऑन एनसीईआरटी एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यहाँ पे देख लीजिए, जितने भी एग्जाम हैं रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर के या पीएससी एग्जाम हैं वो सभी के लिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और वे सभी क्वेश्चंस के प्रीवियस ईयर पर बेस्ड है और एनसीईआरटी पे। नेक्स्ट देखते हैं, किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, जड़त्व। किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गतिशील रहने की प्रक्रिया को जड़त्व कहलाती है। इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस किए थे जड़त्व का डिफिनेशन, ये अलग अलग एग्जाम में पूछने का तरीका है। नेक्स्ट है, जड़त्व इनर्शिया का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? जड़त्व इनर्शिया का नियम, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन के द्वारा जड़त्व का नियम प्रतिपादित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बल कहलाता है। किसी वस्तु को गति में लाने या उसे धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है? बल। बल बराबर हो गया द्रव्यमान गुने त्वरण, और दाब जो है, दाब का एसआई मात्रक पास्कल होगा। नेक्स्ट है, समीकरण F = ma को न्यूटन के डैश के नियम के रूप में जाना जाता है। ये जो है यहाँ पे दिया है, इसको मैं डैश उच्चारण कर रहा हूँ, डैश के नियम को जाना जाता है F = ma। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन के दूसरे नियम, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के दूसरे नियम के आधार पे F = ma नियम के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है, यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो नाव क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नाव तट से दूर चली जाए। नाव क्या होगा? तट से दूर चला जाएगा। एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है, यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो नाव तट से दूर चली जाएगी। इसको हम लोग कभी कभी प्रैक्टिकल लाइफ में भी अनुभव करते हैं कि नाव देखिएगा कि वो तट से दूर चली जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बल। कभी भी हमको बल के लिए अकेले नहीं, कम से कम दो का होना आवश्यक है। तो बल जो है, बल प्रकृति में कभी अकेला नहीं लग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बल बराबर क्या होगा? ये फॉर्मूला बताना है, इसको हम लोग बहुत बार डिस्कस किए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है द्रव्यमान गुने त्वरण, फोर्स = मास इनटू एक्सीलरेशन। अगला क्वेश्चन है, प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, क्षेत्रफल पर। प्रतिबल का प्रभाव क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, प्रतिबल का। अगला है, यदि एक वस्तु दोनों कीरों से पकड़कर खींची जाती है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, दोनों सिरों होगा, दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, खिंचाव कहा जाता है। यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को खिंचाव कहा जाता है। डैश दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है, क्या होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अभी हम लोग डिस्कस किए थे जस्ट कि बल जो है दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है, कम से कम दो वस्तुओं के मध्य बल होगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट देखते हैं, डैश प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता है।
देखिए ये एक ही क्वेश्चन है, इसको बार बार रिपीट किया गया है, ये हर एक एग्जाम में अलग अलग टाइप से पूछा गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बल। बल प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बल। सभी बलों में होता है, क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, परिमाण और दिशा दोनों। सभी बलों में होता है, परिमाण और दिशा दोनों होता है। नेक्स्ट है, जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाला कुल बल क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाला कुल बल क्या हो जाएगा? तो F1 प्लस F2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। कैसे? तो ये हो गया पॉजिटिव और जो है F2 ये है नेगेटिव, माइनस F2। ये फोर्स कट जाएगा, बचेगा क्या? तो 0। नेक्स्ट देखते हैं, विपरीत दिशा में है इसलिए एक फोर्स नेगेटिव होगा। यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाएगी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, घर्षण के कारण। यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो वह घर्षण के कारण रुक जाएगी। यहाँ पे हम लोग घर्षण चैप्टर को भी कवर किए हैं। फ्रिक्शन, यहाँ पे चैप्टर का नाम लिखा है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन की गति के नियम। इसके साथ साथ हम लोग इस चैप्टर में फ्रिक्शन को भी, फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण फोर्स को भी हम लोग, यहाँ पे घर्षण बल को भी हम लोग इस चैप्टर में क्वेश्चंस, उसके भी क्वेश्चंस को डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप डैश होता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, घर्षण होता है। दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप घर्षण होता है। नेक्स्ट देखते हैं, घर्षण बल डैश कार्य करता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बल की दिशा के विपरीत। बल की दिशा के विपरीत घर्षण बल कार्य करता है। ये सेम है, घर्षण बल कार्य करता है। ये भी कोई एग्जाम में 2 बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। घर्षण बल कार्य करता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, बल की दिशा के विपरीत। नेक्स्ट देखते हैं, घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है बल्कि वह डैश ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, तापीय। घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता बल्कि वह तापीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। किसमें? तो तापीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट है, किसी रॉकेट का उड़ान भरना डैश द्वारा समझा जा सकता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, संवेग संरक्षण के नियम पे। किसी रॉकेट का उड़ान भरना संवेग संरक्षण के नियम द्वारा समझा जा सकता है, संवेग संरक्षण के नियम द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, संवेग संरक्षण का सिद्धांत के आधार पे कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, एक बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम घड़ी की कार्य पद्धति पूरी तरह से डैश थी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैकेनिकल। एक बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम घड़ी की कार्य पद्धति पूरी तरह से मैकेनिकल थी। क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मैकेनिकल। नेक्स्ट देखते हैं, गति का प्रसिद्ध नियम डैश ने दिया था। गति का प्रसिद्ध नियम किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन ने। गति का प्रसिद्ध नियम न्यूटन ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, गति का तीसरा नियम डैश और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। गति का तीसरा नियम
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्थिति। गति का तीसरा नियम स्थिति और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। तीसरा नियम क्या है? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। और दूसरा पहला है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये है पहला, ये है दूसरा नियम और ये है तीसरा नियम। इसका क्या होगा? गति का तीसरा नियम स्थिति और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। नेक्स्ट है पृथ्वी की सतह पर, यहां से एक न्यूमेरिकल है, इसको देखिए। पृथ्वी की सतह पर किसी पिंड पर भार 29.4 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान कितना होगा? उसका द्रव्यमान कितना होगा? तो भार बराबर क्या होता है? फॉर्मूला है भार बराबर द्रव्यमान गुने जी, स्मॉल जी। और स्मॉल जी का वैल्यू कितना होता है? जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भार कितना दिया है? यहाँ पे हमको द्रव्यमान निकालना है, तो द्रव्यमान बराबर आ जाएगा, द्रव्यमान बराबर भार बाई स्मॉल जी। भार कितना दिया है? तो 29.4 न्यूटन, 29.4 न्यूटन। और जी का वैल्यू कितना है? 9.8। इसलिए कितना बार में जाएगा? तो 9.8 को काटेंगे 29.4 न्यूटन को, तो ये होगा 3। तो कितना आ जाएगा? 3 kg। 3 kg ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ये फॉर्मूला है भार बराबर द्रव्यमान गुने जी, स्मॉल जी। नेक्स्ट देखते हैं, जब 2 किलोग्राम वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण कितना होगा? यहाँ पे क्या क्या दिया है देखिए। मास दे दिया है m इक्वल टू 2 kg और फोर्स बल दिया है 5 न्यूटन और त्वरण निकालना है। तो बल इक्वल टू फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। बल कितना दिया है? तो 5 और 2 दिया है द्रव्यमान गुने त्वरण निकालना है। तो a इक्वल टू 5/2 इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, ये सभी न्यूमेरिकल है, एग्जाम में किसी भी एग्जाम में ये बेसिक टाइप का न्यूमेरिकल है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ दिया है 1 kg राशि का वजन क्या है? तो देखिए यहाँ सिंपली दिया है, मास दे दिया है, द्रव्यमान दे दिया है 1 kg और वजन निकालना है। तो हम लोग अभी जस्ट पढ़े, वजन मतलब भार, सेम दोनों एक ही है। तो वजन बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुने छोटा जी। छोटा जी का वैल्यू कितना होता है? द्रव्यमान दिया है 1, छोटा जी का वैल्यू होता है 9.8, दोनों को गुना कर देंगे तो 9.8 और वजन का यूनिट होता है न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है 9.8 न्यूटन। ये जितने भी न्यूमेरिकल है ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पिंड का भार शून्य नहीं होगा। पिंड का भार कब शून्य नहीं होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, किसी घर्षणहीन सतह पर पिंड का भार शून्य नहीं होगा, किसी घर्षणहीन सतह पर। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी चल वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का योग शून्य हो तो यह वस्तु क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सतत वेग से चलती रहेगी। यदि किसी चल वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का योग शून्य हो तो सतत वेग से चलती रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं, यदि भार एवं आयास क्रमशः क्या है? तो W है व P है, छोटा W व P है, तो यांत्रिक लाभ क्या होगा? मैकेनिकल एडवांटेज। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है मैकेनिकल एडवांटेज बराबर, मैकेनिकल एडवांटेज को हम लोग MA से सॉरी, देखिए मैकेनिकल एडवांटेज को हम लोग किससे ये करेंगे? इसका एक फॉर्मूला होता है MA बराबर भार बाई आयास। क्या होगा? भार बाई आयास। तो यहाँ पे भार क्या है? भार है W और आयास है स्मॉल p। तो
मैकेनिकल एडवांटेज बराबर W/P। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा है, W/P। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, W/P, भार बाई आयास। इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी एक लीवर का उदाहरण है। यहाँ पे जो लीवर और पुली चैप्टर है उसको भी हम लोग, जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग कवर किए हैं, लीवर और पुली चैप्टर को भी। देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी एक लीवर का उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, प्लायर। प्लायर जो है ये श्रेणी एक लीवर के अंतर्गत आता है, फर्स्ट लीवर, प्लायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिमटा, फायर टोंग्स किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। जो उत्तोलक वाला चैप्टर है उसको भी हम लोग इसमें कवर कर लिए हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। चिमटा जो है ये कौन से श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अंदर चिमटा आते हैं। नेक्स्ट है बल का सीजीएस मात्रक क्या है। इसको बहुत बार डिस्कस किए हैं। बल का सीजीएस मात्रक है डायन। डायन इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। बल का व्यंजक है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। बल का व्यंजक क्या है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है F=ma। नहीं भी तो 10 बार से ज़्यादा बार इसको रिपीट किए हैं। 6 किलोग्राम द्रव्यमान की एक बल में 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितनी बल की आवश्यकता होती है। इसको देखिए, इसको सॉल्व करेंगे। क्या क्या दिया है, तो द्रव्यमान दिया है 6 kg और त्वरण दिया है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इसमें हमको निकालना क्या है, बल निकालना है। तो F=ma। द्रव्यमान कितना दिया है 6 × 4, 6 4 जा 24 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और केजी। इसी को हम लोग लिख सकते हैं बल का एसआई मात्रक है 24 न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 24 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु का भार अधिकतम होता है, एक वस्तु का भार अधिकतम होता है, ऑप्शन नंबर ए, वायु में। वायु में वस्तु का भार अधिकतम होता है। नेक्स्ट है किसी वस्तु पर बल लगाने पर उसका क्या होगा। किसी वस्तु पर अगर हम लोग बल लगाते हैं तो वेग बदल जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, वेग बदल जाता है। सर्पी घर्षण से लोटनिक घर्षण होता है, क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, बहुत कम। सर्पी घर्षण से लोटनिक घर्षण बहुत कम होता है। अगला क्वेश्चन है 200 ग्राम के एक खिलौना कर 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलती है तो उसका आवेग क्या होगा। इसमें देखिए क्या क्या दिया है। सबसे पहले द्रव्यमान दिया है, m दे दिया है 200 ग्राम। इसको हम लोग केजी में बदलेंगे। इसको हम लोग केजी में बदलेंगे तो कितना आएगा, तो 200/1000 कितना आ जाएगा, 0.2 kg आ जाएगा द्रव्यमान, और वेग दिया है 5 मीटर प्रति सेकंड, और आवेग को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल p से। तो आवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग, मास इनटू वेलोसिटी। द्रव्यमान कितना दिया है 0.2 kg गुने 5 मीटर प्रति सेकंड, इसको गुना करेंगे कितना आ जाएगा, तो 1.0 kg मीटर प्रति सेकंड। 1.0 kg मीटर प्रति सेकंड इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है गतिज घर्षण बल चरम घर्षण बल से होता है, क्या होता है, तो बहुत कम। क्या होगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, कम होगा। गतिज घर्षण बल चरम घर्षण बल से कम होता है। नेक्स्ट है किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग हो जाता है, क्या हो जाएगा अगर वेग को हम लोग आधा कर देंगे, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए,
आधा हो जाएगा। संवेग क्या है? संवेग बराबर फॉर्मूला है मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। अगर हम लोग वेग को आधा कर देते हैं मतलब v/2, तो क्या हो जाएगा? संवेग भी आधा हो जाएगा, हाफ कॉमन ले लेंगे और m इंटू वी, और यहाँ हो जाएगा हाफ m इंटू वी होता है संवेग, संवेग भी हो जाएगा आधा हो जाएगा। 1 न्यूटन बराबर होता है, 1 न्यूटन बराबर क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है 1 kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको सीधा इस यहाँ से ला लेंगे, F इक्वल टू ma। F के जगह पे लिखे हैं 1 न्यूटन, इसका SI मात्रक है, और द्रव्यमान की जगह पे लिखेंगे 1 kg, और त्वरण की जगह पे लिखेंगे गुने, क्या है? त्वरण का SI मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहां से आ गया 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट है 10 न्यूटन का बल 2 किलोग्राम के पिंड पर 2 सेकंड तक लगाया जाता है, तो पिंड के त्वरण का मान क्या होगा? इसमें त्वरण का मान निकालना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल फॉर्मूला है F इक्वल टू द्रव्यमान गुने त्वरण, और त्वरण निकालना है मतलब F/m, बल बाई द्रव्यमान। बल कितना दिया है? तो 10 न्यूटन, और कितने में? 2 kg दिया है यहाँ पे द्रव्यमान 2, इसका डायरेक्ट काट देंगे, इसका आंसर क्या जाएगा? 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। यहाँ पे 2 सेकंड का कोई यूज ही नहीं था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं, एक बल युग्म का प्रत्येक बल 12 न्यूटन और उनकी क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो बल युग्म का आघूर्ण होगा, क्या होगा? तो इसका एक फॉर्मूला है बल युग्म का आघूर्ण बराबर क्या होता है? तो बल गुने बलों के बीच की लंबवत्तर दूरी, बलों के बीच की लंबवत्तर दूरी। तो बल कितना दिया है? यहाँ पे है 12, और ये जो है 25 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर को अगर हम लोग मीटर में बदलेंगे तो कितना आएगा? 0.25 मीटर। इसको गुना कर देंगे 12 गुने 0.25 को, इसको जब गुना करने के बाद कितना आएगा? तो 3 आ जाएगा न्यूटन मीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है 3 न्यूटन मीटर। 12 गुने 0.25 को हम गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है 40 न्यूटन बल के कारण किसी वस्तु पर उत्पन्न त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो वस्तु का द्रव्यमान होगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सिंपली है फॉर्मूला F इक्वल टू ma, और हमको निकालना क्या है? द्रव्यमान निकालना है। तो द्रव्यमान बराबर बल बाई त्वरण, और बल कितना दिया है? 40 न्यूटन, और यहाँ पे त्वरण दिया है 4। जब इसको भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 10 kg। 10 kg इसका सही उत्तर आएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है 10 kg इसका द्रव्यमान आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोतल खोलने वाला उपकरण किस श्रेणी का लीवर है? ये उत्तलक चैप्टर से है, लीवर चैप्टर से है। बोतल खोलने वाला उपकरण किस श्रेणी का लीवर है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत, सेकंड श्रेणी के अंतर्गत बोतल खोलने वाला उपकरण जो है द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, भार तथा आयास के अनुपात को कहते हैं। भार तथा आयास के अनुपात को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं। क्या कहते हैं? मैकेनिकल एडवांटेज, यांत्रिक लाभ। भार बाई आयास, इसको पीडीएफ में भी देख लीजिएगा, क्योंकि कहीं पे अगर प्रिंटिंग मिस्टेक हो तो उसको हम यहाँ पे करेक्शन करा देंगे, अगर टाइपिंग में प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बल आघूर्ण का मात्रक है। बल आघूर्ण का मात्रक क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर ये है बल आघूर्ण का मात्रक है। हम लोग यहाँ पे टोटल अभी 60 क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे सॉल्व किए हैं।
और जो इसका नेक्स्ट पार्ट है सेकंड पार्ट में हम लोग इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। 110 प्लस MCQ क्वेश्चंस है और इसको हम लोग पूरा वहाँ पे कवर कर लेंगे, न्यूटन्स की गति के नियम को। किसी भी अपडेट के लिए आप हमें व्हाट्सअप करें 8622904250। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, किसी भी PDF या अपडेट के लिए ज्वाइन कर सकते हैं MG मनीष ग्रुप करके, और फेसबुक पेज है, आप इसको लाइक कर सकते हैं किसी भी अपडेट या PDF के लिए। तो अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा या ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले पार्ट में, जो कि है न्यूटन्स की गति का नियम का सेकंड पार्ट। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, इसलिए हम लोग इसको सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। धन्यवाद।